everyone. In today's lecture, I will talk about mathematical modeling of Newton's law of cooling. It's one of the famous mathematical models related to the ordinary differential equation. स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ जो है पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है ये मैथ का वो सब्जेक्ट है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल फिनोमिना या रियल वर्ल्ड फिनोमिना जो है उसको मैथ में लेके आते हैं। तो जो मॉडल होता है या मैथमेटिकल मॉडल होता है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मैथ में लाके जो रिक्वायर्ड अननोन वेरिएबल है उसको सॉल्व करने का तरीकाकार है। तो मैथमेटिकल मॉडल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनमें से आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस मैथमेटिकल मॉडल्स आल्सो स्टडीड इन मैथमेटिकल फिज़िक्स, और फिज़िक्स के जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ये डिस्कस होता है। दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपको देखने से भी ये फिज़िक्स का टॉपिक लगता होगा। ये एप्लीकेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ जब तक ये बात आपको क्लियर नहीं होगी, कंसेप्ट जो है इसका वो क्या है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होगा एक आम सी वर्डिंग में जो हम लिख देते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये मैथमेटिकल मॉडल होगा। किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को ड्राइव करने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो हम सपोज या अज्यूम किया करते हैं, वो अजम्पशंस कहलाती हैं। नोटेशंस होंगी, उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो हम उसमें अज्यूम करेंगे, वो अजम्पशंस होंगी। उसके बाद एक स्टेटमेंट होगी उस मैथमेटिकल मॉडल की, देन उसकी डेरिवेशन होगी, यानी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है या किस फॉर्म में वो मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, उसकी डेरिवेशन होगी। आज का जो टॉपिक है मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली है क्या। मतलब देखें, ये आपने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो हैं या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ सिचुएशंस में कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई होती हैं। मतलब सपोज आपने फिल्मों ड्रामों में ये देखा होगा कि एक डेड बॉडी है, उस पे जब वहाँ लोग पहुँचते हैं, यानी जो वो क्या होती हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वहाँ जाती हैं, तो वो उसको फोरेंसिक के लिए लेके जाते हैं। वो बताते हैं कि ये डेड बॉडी इतने दिन की पुरानी है, इतने घंटे पुरानी है, इतना टाइम हो गया है। ये टाइम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें एक तरीकाकार होता है, उस बॉडी टेम्परेचर और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उनके दरमियान रिलेशन से भी वो देख लेते हैं कि सराउंडिंग का इतना टेम्परेचर है, ये जो रूम टेम्परेचर है इतना है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होके इस लेवल पे पहुंचा हुआ है, 1 घंटे में ये इतना डिक्रीज होता है, 2 में इतना होता है, तो ये डिक्रीज होके जिस लेवल पे पहुंचा होता है उससे आप वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। सो मैं डिस्कस करूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the difference between its own temperature and temperature of surrounding। दो टेम्परेचर्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ओन टेम्परेचर यानी उस बॉडी का टेम्परेचर होगा, उसको आप रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं जहाँ पे वो लाई करती है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग उसके बाहर का जो होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसका रेट ऑफ चेंज किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिफरेंस बिटवीन ओन टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अब इनको मैं नोटेशन में भी लेके, ये स्टेटमेंट होगी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गया। अब हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाते हैं। मैं इसके प्रूफ में जो अजम्पशंस लूंगा, अज्यूम करूंगा, सपोज करूंगा, वो क्या है कि टी रिप्रेजेंट्स टाइम। नोटेशंस में स्मॉल टी जो होगा, दिस विल डिनोट द टाइम। कैपिटल टी विच डिपेंड्स ऑन टाइम रिप्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टाइम टी।
यानी स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों को टी ही बोला जाएगा। कैपिटल टी टेम्परेचर को डिनोट करता है, स्मॉल टी टाइम को डिनोट करता है। तो टाइम टी पे उस बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसको मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया है। टीएम रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, कैपिटल टी टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टीएम टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग था। डी टी और डी टी अगेन नोटेशंस एक जैसी हैं सॉरी नोटेशंस कह रहा हूं, इसको पढ़ा एक जैसा जाएगा, आप डिफरेंस जो है वो नोट कर लें। डी टी ओवर डी टी रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो डेरिवेटिव लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको डी टी ओवर डी टी से डिनोट किया जाएगा। एक के की नोटेशन मैं यहाँ लेके आऊंगा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा। एंड आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कि ये क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं, मसलन मैं आपको कहता हूँ कि ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को ओमिट करते हैं, इक्वल का साइन लेके आते हैं, तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता होता है राइट हैंड साइड को, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं यहाँ किस से डिनोट करूंगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपिटल के से। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस असम्पशन कि के विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इसकी रीजन ये होगी कि टेम्परेचर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ चेंज से मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, जो कि हम माइनस से डिनोट कर लेंगे, और इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है उसको प्लस से डिनोट करते हैं। ये प्लस माइनस वो वाले नहीं है जो जमा नफी में यूज करते हैं, बट कुछ लोग जो हैं वो इस नेगेटिव साइन को बदल नहीं करते, रेट ऑफ चेंज जो है नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो इस कांस्टेंट को पॉजिटिव ही लेते हैं। सो ये दोनों नोटेशंस यूज होती हैं, आपको दोनों चीज़ें जो है वो मैंने बता दी। मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव से सॉल्व कर दूंगा। तो ये मेरी अजम्पशंस हो गई हैं। लेट्स सी व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्म और द डेरिवेशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होगी? अब इस चीज को मैथमेटिकल मॉडल आप कैसे बनाते हैं, जो वर्डिंग है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाना है। आप क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो वो मैंने किससे डिनोट किया हुआ, डी टी और डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी मैं बात कर रहा हूं, डी टी over dt, rate of change of temperature of body is proportional to, उसके बाद क्या आ गया, is proportional to, तो is proportional का सिंबल क्या होता है, केवल the difference between, किसके proportional है, टेम्परेचर का डिफरेंस। किन का टेम्परेचर डिफरेंस, उस बॉडी का और सराउंडिंग का। बॉडी के टेम्परेचर को मैंने T से और सराउंडिंग को Tm से, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। सो इससे ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनती है। अब इसको जब मैं खत्म करूंगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखूंगा, जिसको मैंने यहाँ पे किससे डिनोट किया हुआ है, P से। चूंकि ये टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है आप माइनस लेंगे, कुछ लोग यहाँ माइनस लगाते हैं, कुछ यहाँ माइनस लगाते हैं, कुछ माइनस नहीं लगाते, ये आपकी अपनी मर्जी है। रेट ऑफ चेंज जो है इसको आपने क्या लेना है, लेकिन के जो है ये हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। उसकी रीजन ये है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर को ये कांस्टेंट शो करेगा। अब ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं इन योर प्रीवियस क्लासेस, इन योर प्रीवियस सेमेस्टर्स। तो ये जो है इसमें से आपने इसको सॉल्व करके T और T, ये जो है इनके दरमियान एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। याद करें जैसे डी वाई और डी एक्स होता था, वाई और एक्स के दरमियान एक रिलेशन फाइंड आउट करते थे, तो अब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप सेपरेबल मेथड यूज कर सकते हैं। सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी एम
इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ये एक वेरिएबल है, इसके साथ मैंने ये लिख लिया है कि ए के साथ कांस्टेंट है, दोनों वेरिएबल्स को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब दोनों तरफ की आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय टी माइनस टी एम इज इक्वल टू के। कांस्टेंट है, आप बाहर भी लिख सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी एम, क्योंकि नीचे वाले फैक्टर का डेरिवेटिव 1 होगा, ऊपर मौजूद है। और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कांस्टेंट है तो इसके साथ वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसको मैं C1 कह देता हूँ। तो ये इस ओडी को सॉल्व कर लिया है मैंने। अब इससे आगे क्या होगा कि अगर मैं ये लॉग खत्म कर दूं तो t माइनस टी एम इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, या लॉग खत्म करें, आपको पता है कि जिस तरफ नहीं आता वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चली जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e रेज़ टू पावर के टी प्लस C1 हो जाएगा। और t माइनस टी एम this will be e raised to power k into t e raised to power c1. अब e raised to power c1 this will be another constant जिसको मैं कैपिटल C से डिनोट करूंगा। so t minus tm is equal to e raised to power kt multiplied by c। और अगर मैं इस tm को दूसरी तरफ ले जाऊं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उस c को अगर मैं पहले लिख लूं तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब यहाँ पे देखें क्या है, T क्या था, टेम्परेचर किसका, उस बॉडी का एट एनी टाइम T। Tm क्या था, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये कॉन्स्टेंट्स आ गए, तो ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो कांस्टेंट है ना, C और K गिवन होंगे। अब Tm रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वो आपको पता हो, टाइम 1 2 4 मिनट 1 2 4 घंटे, जितनी देर बाद आपने मालूम करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आप उसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। यू नो व्हाट इज जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये जनरल सोल्यूशन जो है, इसे पार्टिकुलर सोल्यूशन पे जाना है तो वो भी मैं समझा देता हूँ। उस पार्टिकुलर सोल्यूशन में आप ये C की जगह पे कांस्टेंट, इसकी जगह पे वो वेरिएबल लेके आएंगे, वो नोटेशंस लेके आएंगे जो हमें गिवन है। वो किस तरह, देखें मैं सपोज करता हूँ कि व्हेन टाइम वाज 0 तो उसका इनिशियल टेम्परेचर T0 था, बॉडी का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो T0 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ। T की जगह पे T0 पुट कर दिया और इस T की यहाँ पे टाइम की यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास C1 की वैल्यू निकल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैं पुट कर दूं तो नेचुरल लॉग ऑफ T माइनस Tm इज इक्वल टू K टाइम्स T प्लस C1 की वैल्यू, जो कि नेचुरल लॉग ऑफ T0 माइनस Tm है। अब ये लॉग इस तरफ आगे माइनस होगा। लॉग का थ्योरम जो है, या लॉग के जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक आप दो नेचुरल लॉग वाले एक्सप्रेशन जब माइनस हो रहे होते हैं तो उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ T माइनस Tm डिवाइडेड बाई T0 माइनस Tm इज इक्वल टू Kt। लॉग खत्म करेंगे तो ये e की पावर में आ जाएगा, T माइनस Tm डिवाइडेड बाई T माइनस T0। ये वाली चीज देखें, ये इधर जाके माइनस हो गया, फिर डिवाइड हो गए, फिर ये लॉग खत्म किया तो e की पावर में आ गया, ये डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T माइनस Tm इज इक्वल टू T0 माइनस Tm मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू पावर Kt। ये Tm इस तरफ आके जमा हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू Tm प्लस T0 माइनस Tm e रेज़ टू पावर Kt। तो ये जो है ये इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। अब आप देखें जनरल सोल्यूशन क्या था, T इज इक्वल टू Tm प्लस ये जो है जिसको चले मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, और ये जो है जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। 2 और 3 को जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कंपेयर करें, देन यू विल बी एबल टू लर्न कि ये जो कंडीशंस होती हैं, इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, इसका यूज़ क्या होता है।
जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में फ़र्क क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट था जिसका हमें नहीं पता, और यहाँ पे हमने हमारी जो गिवन कंडीशंस थी उनके मुताबिक उसकी वैल्यू भी निकाल दी है। तो आप देखें, इसको कंपेयर करें, टी एम उधर भी था, इधर भी आ गया, ई रेज़ टू पावर के टी था, इस सी की जगह पे जस्ट ये आ गया। इस सी को, उस कांस्टेंट को हमने टी नॉट और टी एम यानी उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज द पार्टिकुलर solution or particular form of the Newton's law of cooling. This is a general solution of the Newton's law of cooling. So students, I have tried to teach you what is Newton's law of cooling, how we can derive its mathematical form, assumptions क्या होंगी, boundary conditions क्या होंगी। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो you can share with me। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।